हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मार्क्सिज्म के एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल डायलेक्टिकल मेटलिज्म के बारे में। कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक महान दार्शनिक रहे थे जिनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। तो उनका सिद्धांत उस समय आता है जब पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। समाज में सभी लोग लिबरलिज्म को फॉलो करने लगे थे, जिसके कारण कैपिटलिस्ट ग्रो कर रहे थे। इस फिलॉसफी के कारण जो समाज में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बढ़ रहा था, उसके कारण समाज दो खेमों में बढ़ चुका था। एक खेमा था वो वर्ग का जिसके पास सभी रिसोर्सेज थे और जिनके पास प्रोडक्शन के साधन थे, और दूसरा खेमा था वर्किंग और लेबर क्लास का, जिनका एक्सप्लॉयटेशन पूंजीपति करते थे। तो मार्क्सवाद का पूरा फिलॉसफी इसी सिद्धांत पर आधारित है। उनके महत्वपूर्ण पुस्तक जैसे कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, दास कैपिटल 1867, इन सभी पुस्तकों में उन्होंने अपने विभिन्न सिद्धांतों में दिया है। और मार्क्सिज्म किसी एक सिद्धांत या किसी एक विचार का नाम नहीं है, बल्कि यह एक विचारों का समूह है जिसमें विभिन्न समय पर विभिन्न जगहों पर इनके सिद्धांतों का समावेश किया गया है। लेकिन इनके जो फाउंडेशन है वो कार्ल मार्क्स द्वारा रखी गई थी। और मार्क्सिज्म के सिद्धांत के साथ कार्ल मार्क्स के साथ उनके एक मित्र फ्रेडरिक एंजल्स का भी नाम लिया जाता है। तो मार्क्सिज्म का सिद्धांत मुख्य रूप से कम्युनिस्ट फिलॉसफी पर आधारित है, साम्यवाद पर आधारित है, जो ये कहता है कि उत्पादन के साधनों पर प्राइवेट व्यक्तियों का नहीं बल्कि पब्लिक का अधिकार होना चाहिए, जिसकी वजह से समाज में असमानता को ख़त्म किया जा सके। तो मार्क्सिज्म के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे डायलेक्टिकल मेटलिज्म के बारे में। इसके बेसिक प्रिंसिपल डायलेक्टिकल मेटलिज्म, क्लास स्ट्रगल, ये सब इसमें है। तो मार्क्स का ये सिद्धांत जो है, कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत डायलेक्टिकल मेटलिज्म का सिद्धांत है, ये उनका प्योर अपना सिद्धांत नहीं है, बल्कि इस सिद्धांत को उन्होंने अपने गुरु हेगल से प्रभावित होकर लिया था। अब ये हेगल कौन थे? तो हेगल वॉज ए जर्मन फिलोसफर। वो जर्मनी के एक दार्शनिक थे जिनके समय में जर्मन आइडियलिज्म अपने समय पर पहुंच चुका था, और इन्होंने जर्मन आइडियलिज्म फिलॉसफी की स्थापना भी की थी। इनके सिद्धांत के अनुसार समाज में जो भी चेंज होता है या बदलाव होता है, वो एक रेखा के रूप में नहीं होता है, बल्कि एक जिग मतलब ऊपर नीचे द्वंद्व के आधार पे होता है। तो इस सिद्धांत को उन्होंने डायलेक्टिकल का नाम दिया। और ये शब्द डायलेक्टिकल शब्द ग्रीक भाषा के डायलेगो शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है डिबेट और डिस्कशन और ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज हम लोग बोल सकते हैं। तो हेगल के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, जैसे कि फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, देन साइंस ऑफ लॉजिक, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। तो हेगल के सिद्धांत के अनुसार समाज में जो भी बदलाव होते हैं या जो भी चेंज होता है, वो एक रेखा के रूप में नहीं होता है, बल्कि एक द्वंद्वात्मक रूप में होता है, जिसमें सबसे पहले एक विचार आता है, जिसमें उस विचार को हेगल ने थेसिस का नाम दिया। ये विचार आने के बाद उसके बाद एक उसके अपोजिट में एक नया विचार आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीथेसिस। और ये जो एंटीथेसिस है वो उसी विचार में निहित होता है। यानी हेगल ये बोलते हैं कि जो समाज में चेंज होता है वो आइडिया पर आधारित होता है। जैसे अगर हम लोग कल्पना करें कि प्राचीन काल में हम थे तो किस रूप में थे, उसके बाद हम लोग अभी जो सिविलाइज रूप में हैं वो अभी किस रूप में है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो ये चेंजेस आइडिया हमारे माइंड में विचार आने के कारण हुए हैं। जैसे ह्यूमन जब आदि मानव के रूप में थे तो उनके मन में आइडिया आया कि वो चेंज हो ना, और उन विचारों की वजह से उनके जीवन में बहुत सारा चेंज हुआ, जिसके कारण वो आज हम लोग सिविलाइज मानव कहते हैं। लेकिन मार्क्स ने क्या किया, इसी सिद्धांत को, हेगल के इस सिद्धांत को अपनाया, लेकिन उसमें आइडिया को हटा के मैटर को रिप्लेस कर दिया। उसने कहा कि समाज में जो आधार है, जो चेंज का आधार है, वो आइडिया या विचार नहीं है बल्कि मैटर है। जो भी चेंज समाज में हो रहे हैं वो मैटर या पदार्थ के कारण हो रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट के कारण हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब स्लेव सोसाइटी, जब दास समाज था, तो उस समय मालिक वर्ग उत्पादन के साधनों पर अधिकार किया हुआ था, और दूसरा वर्ग जो दास था, दास वर्ग, वो एक एक्सप्लॉइटेड वर्ग थे जिनका शोषण मालिक वर्ग करते थे। उसमें स्ट्रगल होने के बाद उनमें द्वंद्व होने के बाद एक नया समाज बना, जिसको हमने नाम दिया सामंत समाज। तो ठीक उसी प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में हेगल ने बताया था कि विचार का द्वंद्व होता है, थेसिस और एंटीथेसिस मिलकर बनता है सिंथेसिस, एक नया समाज बनता है, उसी रूप में मार्क्स ने भी उसी को अपनाया। लेकिन मार्क्स ने आइडिया के स्थान पे मैटर को स्थान दिया। उसने कहा कि मैटर के द्वारा ही समाज में चेंज होता है, ना कि विचार के द्वारा। मैटर पहले है, आइडिया बाद में है। सामंत समाज में भी दो वर्ग रहे, जिसमें एक हो गए लॉर्ड्स और दूसरे सर्फ। अब सर्फ और लॉर्ड में फिर द्वंद्व होते हैं इन लोग में रिसोर्स के कारण, क्योंकि लॉर्ड्स जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं सर्फ क्लास को।
इन एक्सप्लॉयटेशन के कारण सर्फ भी रिवोल्ट करते हैं, वो भी, उनमें भी द्वंद्व होता है और द्वंद्व के बाद एक नया समाज बनता है फिर से, जिसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो डायरेक्टिकल मेंटलिज्म का पूरा ये आधार है, जिसमें वो बताते हैं कि समाज में चेंजेस एक रेखा में नहीं बल्कि द्वंद्व के कारण होता है। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायरेक्टिकल मेंटलिज्म इज द मार्क्सिस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट पीपल, अर्थ एंड द यूनिवर्स आर एंड व्हाट मेक्स देम गो राउंड। किस तरह से समाज में चेंज होता है, हम किस तरह से प्राचीन मानव से आधुनिक मानव की ओर हुए हैं और हमारा समाज किस रूप में चेंज हुआ है। तो ये मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन के आधार पर देखा जाए तो समाज में ये चेंजेस विभिन्न द्वंद्व और संघर्ष के कारण हुआ है, जिसमें जो हैव्स क्लास है या जो डोमिनेंट क्लास है वो हमेशा एक्सप्लॉइट करते रहे हैं डिपेंडेंट क्लास को, जिसके कारण द्वंद्व के कारण समाज में चेंज होता है। तो ये डायलेक्टिकल मेंटलिज्म का मूल ये आधार है। लेकिन क्या ये बात सही है? तो इसको हम लोग पूरी तरह से समझ नहीं भी मान सकते हैं। इसमें कुछ क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं भी की गई है। मार्क्स ने अपने तरीके से समाज को देखा है और हर व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है। तो इसका क्रिटिसिज्म में कहा जाता है कि मार्क्स का जो सिद्धांत जो है वो आज से करीबन 150 साल पहले का जो समाज था, जिसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण समाज में जो चेंज आए थे उस पर आधारित है। तो उस समय के कॉन्टेक्स्ट में ये सिद्धांत सेट हो सकता है, लेकिन अभी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसमें बहुत सारी कमियां हैं और जो मार्क्सिज्म के पूर्ण कंप्लीट सिद्धांत को हम लोग सेम टू सेम लागू नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी कमियां भी देखी गई, जिससे मार्क्स ने सिर्फ संघर्ष को देखा है और ये बताया कि जो इतिहास में जो भी समाज में चेंज हुए हैं उसका आधार संघर्ष रहा है, लेकिन उसने रिलीजन, लैंग्वेज, सिविलाइजेशन, कोऑपरेशन, इस सब को इग्नोर किया है। दूसरी तरफ मार्क्स पूरी तरह से आर्थिक आधार पर इतिहास की व्याख्या देते हैं, जो पूर्ण रूप से सही नहीं है, गलत है। वो समाज में सिर्फ संघर्ष को बढ़ावा देते हैं, कोऑपरेशन को नेग्लेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ वो कैपिटलिस्ट की समाज में जो है दो वर्ग को बांट के देखता है, लेकिन ये पूरा सही नहीं है।